हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आरबी आर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आप लोग ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के सारे प्रश्न को यहाँ पर डिस्कस किया है। इस प्रश्न में आपको एक भी ऐसा प्रश्न जो नहीं मिलेगा जो आपको एग्ज़ाम में ना आए। ये हमेशा किसी न किसी एग्ज़ाम में यानी कि हर साल इसी में से क्वेश्चन को पूछा जाता है। बिहार बोर्ड जो भी क्वेश्चन बनाता है वो सारा इसी से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए इसको हम अपने भाषा में डिस्कस करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा हम नहीं बनाए हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि आप इस वीडियो में जितना भी कुछ दिया हुआ है उसी से आप लोगों को ये क्वेश्चन आएगा। और आप लोग इस बात को से बेफिक्र रहिएगा कि बाहर से भी क्वेश्चन डालेगा, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई सिलेबस नहीं है कि बाहर से क्वेश्चन डाले। क्वेश्चन का जो रेशियो है वो इसी से क्वेश्चन आएगा, बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसको बता दें आपको कि इस प्रश्न को जो भी बच्चा हल कर लेगा उसको बाहर से एक भी क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नए चैनल पर मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। इसी तरह के वीडियो हम आगे लाते रहेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों को। चलिए देखिए और शेयर जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं आपको कि किस तरह से हिस्ट्री का क्वेश्चन को हम डील करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा ये है हिस्ट्री का, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। ये वन लाइनर ही क्वेश्चन होगा। आपको आगे आने वाले वीडियो में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का सेशन लाएंगे, जिससे आपको इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। ये पहले वन लाइनर आप समझ जाइए। तो इतिहास के पिता को हम हेरोडोटस कहते हैं। हेरोडोटस को ही इतिहास का पिता कहा जाता है, इतिहास का जनक कहा जाता है। हेरोडोटस ने एक अपनी बुक लिखी थी हिस्टोरिका बुक में से ही हमको ऐसा पता चलता है कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। अगला टर्म है मेरा, जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता उस काल को क्या कहा जाता है। तो देखिए, मानव की लिखित जहाँ से कोई भी साक्ष्य नहीं मिले, मानव जानता ही नहीं था भाषा, लिखना पढ़ना ये सब जानता ही नहीं था, तो उस काल को प्रागैतिहासिक काल हम कहते हैं। उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि अगर अब मानव लिखना जान गया था, यानी कि मानव की घटनाओं, दूसरा टर्म देखिए, मानव की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है। तो मानव की लिखित घटनाओं का वर्णन को ही हम इतिहास कहते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि इतिहास का मतलब ही होता है पीछे बीते हुए समय, यानी कि जब भी कोई पीछे बीते हुए समय की बात करेगा तो ये होगा कि भाई उसको कोई ना कोई तो लिखा होगा, तभी तो हम उसके बारे में जानेंगे कि हाँ लिखा हुआ था, जिससे मुझको आज पढ़ने को मिलता है। तो मानव की जीवन की घटनाओं का लिखित जो साक्ष्य, मानव की जीवन की घटनाओं का लिखित साक्ष्य का वर्णन क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इतिहास इसी को कहते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे क्या है, कहता है कि आग का आविष्कार किस युग में हुआ। अब एक युग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बच्चे को युग नहीं समझ में आता है कि कौन सा युग क्या है। तो ये आप जान लीजिए कि आपका आग का आविष्कार आपका पूरा पाषाण काल में हुआ था, यानी पूरा पाषाण काल बोल सकते हैं या पूरा पाषाण युग बोल सकते हैं, क्योंकि इसी युग में मानव जो है ना आग का आविष्कार किया। और आग का आविष्कार करने के बाद जो जंगली जानवर का जो शिकार करते थे उसको पकाकर खाना शुरू कर दिए और उनके प्रति उनका रोचक बढ़ गया, तभी से आग का आविष्कार हो गया। आगे हमारे पास ये क्वेश्चन है कि आगे हम पहिए का पूरा पाषाण युग में मानव का जीवन का मुख्य
आधार क्या था। आपको बता दें कि ये बहुत पुरानी बात हो रही है, लमसम आज से 10,000 साल पहले की बात हो सकती है। तो उस समय क्या था ना कि मानव के पास खाने के लिए चावल दाल गेहूँ तो होते नहीं थे, तो वो लोग शिकार करते थे। उनका जीविका का जो मुख्य आधार था, जीविका कहने का मतलब जो उनका रहने के लिए मतलब खाना पीना, उनका जीवन यापन के लिए जो आधार था उनका ये शिकार करना ही था। शिकार करके ही वो जानवर का शिकार ही करते थे, जिससे वो अपना भोजन पूरा करते थे। उनका काम ही यही था, वो दूसरा काम जानते ही नहीं थे। भर दिन सारे दिन जंगल में घूमते रहते और शिकार करते रहते थे। चलिए अगला है कि पहिए का आविष्कार। अगला हमारा यहाँ पर टर्म देख सकते हैं आप कि ये पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था। तो ये याद रखिएगा कि पहिए का आविष्कार नवपाषाण युग में हुआ था, लेकिन आग का जैसे ही आविष्कार पूछेगा आपको तो पूरा पाषाण काल में। युग या काल दोनों एक ही होता है, तो उसके लिए घबराना नहीं है। पहिए का आविष्कार नवपाषाण युग में और आग का आविष्कार पूरा पाषाण युग में। अब जो हमारा मेन टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो हमको लोगों को पढ़ना है, चलिए उसके बारे में अब क्वेश्चन आ रहा है। इसमें से हर एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक भी क्वेश्चन ऐसा आपको फालतू नहीं इसमें मिलेगा जो आपको इसमें डाला गया हो। पहला है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है। तो एक बात जान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता का एक और नाम है जिसको सिंधु घाटी की सभ्यता बोलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है। हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब एक ही होता है। चलिए आगे इसके कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल क्या है। सिंधु घाटी की सभ्यता का काल क्या है, तो उसका काल ये है कि 2500 ईसा वर्ष पूर्व। ये 2500 ईसा वर्ष पूर्व से लेकर के 1750 ईसा वर्ष पूर्व। अब ये ईसा पूर्व और ईस्वी में बहुत कन्फ्यूजन बहुत बच्चे को होते हैं, तो मैं वो सब्जेक्टिव वाले जब वीडियो लाऊंगा तो उसमें आपको हम पूरे डिटेल से बता देंगे। फिलहाल आप इतना ही ध्यान दीजिए क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चन है। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ इसमें कि आप लोग थोड़ा क्वेश्चन से अवगत हो, क्योंकि वन लाइनर में ये होता है कि ऑप्शन नहीं रहता है, सिर्फ उसमें आंसर रहता है। तो हम इसका एक्सप्लेनेशन साथ में कर रहे हैं, लेकिन जो आपको टॉपिक न समझ में आए, जो बात नहीं समझ में आए, वो कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं। चलिए सब्जेक्टिव में जैसे ही सेशन लाएंगे उसमें सारा कुछ हम बता देंगे। आगे कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े का अवशेष कहाँ से मिले। ये घोड़े का अवशेष का ही सबसे बड़ा रोल रहता है इसमें, क्योंकि हमको पता चलता है कि घोड़े के अवशेष से मुझे पता चलता है कि ये लोग जो व्यापार करते थे वो घोड़ा पर ही करते थे। तो ये सूरकोटदा एक जगह है जहाँ से हमको घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो आपको अभी बताएं घोड़े से ही पता चलता है ये लोग जो व्यवसाय करते थे वो उनका व्यवसाय व्यापार का हुआ करता था, वो व्यापारी का काम करते थे। चलिए आगे है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो ये आपको बता दें ये सभ्यता कांस्य युग की थी, जिसको हम ताम्र युग भी बोलते हैं और आद्य ऐतिहासिक युग भी बोलते हैं। इसको आद्य ऐतिहासिक युग भी बोलते हैं और कांस्य युग भी बोलते हैं। ज़्यादा प्रचलित आपको एग्ज़ाम में कांस्य युग भी पूछ सकता है, या आपको ताम्र युग भी पूछ सकता है, या आपको आद्य ऐतिहासिक युग भी दे सकता है। तो अब घबराना नहीं है, आराम से इसको बनाना है। चलिए आगे क्या है, आगे ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घर किससे बने थे। तो दोस्तों हम बता दें आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ना वो एक शहरी सभ्यता थी, और शहर में तो आप जानते हैं कि घर जो भी बनता है वो ईंट का बनता है, यानी मकान जब भी बनता है तो ईंट का बनता है। तो यहाँ से आप याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी, और उसमें जो ईंट से ही उन लोगों का घर बनाया गया था, क्योंकि वहाँ नाली का भी व्यवस्था था, तो नाली भी ईंट से ही बनाया जाता है। ये लोग आप तो जानते ही हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आगे कह रहा है हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे। हालांकि ये तो हम उसी पेज में कर लिए हैं। अगला है हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे। तो आपको बता दें वो लोग तो ज़्यादा कृषि नहीं करते थे, वो सिर्फ
थोड़ा बोरा करते थे जो अपने काम के लिए, लेकिन उस समय एक कृषि हुआ करती थी जो कपास की कृषि होती थी। ये कपास की कृषि है, ये कपास की कृषि ज़्यादा वो लोग करते थे, जो मतलब भारत से, यानी कि जहाँ से ये सिंधु घाटी सभ्यता थी यहाँ से अनेकों जगह पर इसको भेजा जाता था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है ना, इसको सबसे पहले दयाराम साहनी ने किया था। और ये कब किए थे आपको बता दें, ये खोज जो है ना 1921 ईस्वी में किए हुए थे। हड़प्पा की खोजें सबसे पहले 1921 ईस्वी में यही किए हुए थे, इसीलिए इस सभ्यता का नाम भी हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। हड़प्पा नामक जगह की पहली खोज ये दयाराम साहनी किए थे। ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये, इसको हम 3 स्टार दे सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे है, सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बार बार पूछता है एग्ज़ाम में, और ये बंदरगाह आप जान सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो हम बताए थे मैप के अनुसार से, तो ये भारत के गुजरात वाले क्षेत्र में भी इसका विस्तार था। तो आपको पता होना चाहिए, बंदरगाह जब भी बनाया जाएगा तो समुद्र के किनारे बनाया जाएगा, क्योंकि समुद्र से ही हम सामान का हम लेन देन आयात निर्यात करते हैं। बंदरगाह जब भी बनेगा तो समुद्र के किनारे। तो इससे आप याद रखिएगा, ये लोथल एक नामक जगह था जो गुजरात में था, वो बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का। अगला टर्म हमारे पास है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? ये याद रखिए, कालीबंगा से बहुत सारे अवशेष हमको मिले हैं। प्रमुख अवशेष की बात करें तो कालीबंगा से हमको जोते हुए हल मिले हैं, चावल के भी दाने मिले हैं। तो ये जो जगह थी वो राजस्थान में थी, तो ये याद रखिएगा, कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है, अभी भी है। आगे हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? आपको हम पहले ही बताए हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किए थे, और इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा रखा गया। आगे क्वेश्चन है, आगे जो आपका टर्म है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? ये सामाजिक पद्धति आप ऐसे समझ लीजिए कि वो लोग किस तरह से व्यवहार करते थे लोगों के प्रति। तो उनका व्यवहार था उचित समतावादी था, यानी कि सबको एक साथ वो देखना चाहते थे। लेकिन कुछ ऐसे जगह हैं जिनको एक साथ नहीं वो देखना चाहते थे, ये उचित समतावादी वाले एरिया में आते हैं। चलिए आगे है, नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है? ये याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है। नखलिस्तान यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं वहाँ पर मृतकों का टीला, उसी को नखलिस्तान बोलते हैं। और ये जगह जो है ना मोहनजोदड़ो को बोलते हैं। आगे आपको मिलेगा ऐसा क्वेश्चन, ऐसा पूछता है क्वेश्चन कि मृतकों का टीला किसे कहते हैं? तो मोहनजोदड़ो को कहते हैं। और इसकी खोज किसने की थी? आर.डी. बनर्जी ने की थी। कब की थी? 1922 में इसकी खोज आर.डी. बनर्जी ने किया था। इसको याद रखिएगा, आर.डी. बनर्जी 1922 में इसकी खोज की थी मोहनजोदड़ो की। 1921 में दयाराम साहनी हड़प्पा की। चलिए आगे कह रहा है कि हड़प्पा की सभ्यता में हल के जोते हुए साक्ष्य कहाँ से मिले? हम बताए हैं इससे पहले आपको, हल के जोते हुए साक्ष्य राजस्थान के कालीबंगा जो है जगह, वहाँ से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान पर प्राप्त हुआ? ये भी कालीबंगा में ही ईंट का प्रमाण हमको मिला, जिस और ईंट पर जो नमूना गढ़ा हुआ था उसी को अलंकरण बोलते हैं, उसी को अलंकरण बोलते हैं। यानी अलंकरण का मतलब ही हो गया कि हम ईंट का प्रयोग करने वाले हैं, अगर ईंट का प्रयोग है तो वो अलंकरण है। चलिए आगे बात करते हैं इसमें। आगे, सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा स्नान घर कहाँ मिला? ये स्नान घर का भी बहुत बड़ा रोल है सिंधु सभ्यता में। ये मोहनजोदड़ो में है। ये मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार है, जिसको हम बोल सकते हैं अभी के समय में, जिसको स्विमिंग पूल आप लोग जानते हैं। अक्सर देखे तो नहीं होइएगा, अगर बहुत कम स्टूडेंट देखे होइएगा इसके स्विमिंग पूल को, लेकिन फिल्मों में देखे होइएगा अक्सर। ये स्विमिंग पूल जो था ना, ये मोहनजोदड़ो में मिला हुआ था।
और ये जो लोग मूवी देखे होंगे मोहनजोदड़ो, उसमें भी ये दिखाया गया है कि ये मोहनजोदड़ो में एक स्विमिंग पूल यानी कि जो स्नानागार था वो सबसे बड़ा स्थान था। अगला है आगे ये सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था। तो आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुद्रा थी वहाँ तो वैसे कोई मुद्रा नहीं थी, लेकिन एक छोटे से उन लोगों का जो एक ऐसे लेन देन करने का जो पद्धति था उसमें छोटा सा एक मुद्रा का भी प्रचलन है। तो वो मुद्रा पर हमारे भोले शंकर शिव की मूर्ति थी, यानी उनका जो चित्र था, और वो आध चित्र था। आध चित्र कहने का मतलब उनका पूरा चित्र नहीं था, उसी को आध चित्र बोलते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है। मोहनजोदड़ो को एक अन्य नाम से जाना जाता है, हम बताए हैं आपको इससे पहले। मोहनजोदड़ो को एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसका नाम है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है, जिसको नखलिस्तान भी कहते हैं। वहाँ पर विशाल स्नानागार भी है। चलिए आगे है सैंधव स्थलों से उत्पन्न से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का वर्णित सर्वाधिक है, यानी कि वहाँ से जो मोहर प्राप्त हुए हैं उस मोहर पर किस पशुओं का जो है ना चित्रण है, मतलब प्रकीर्णन है किया हुआ है, तो वो सबसे ज़्यादा बैल का है। आप याद रखिएगा, इसमें बैल का जो है ना वहाँ पर मोहर पे उसका चित्र मिला है। आगे है सिंधु सभ्यता कौन सा स्थल भारत में स्थित है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल है जो भारत में थी। ये लोथल वाला स्थल जो आपको हम बताए हैं इससे पहले गुजरात में पड़ता है, इसका बंदरगाह पड़ता था, सिंधु घाटी सभ्यता था। तो ये अभी इस जगह की बात करें तो लोथल हमारे भारत में है। बाकी बात हड़प्पा और हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिंधु ये सब जो है ना वो सिंध प्रांत में यानी पाकिस्तान में वर्तमान में पड़ता है। अगला है कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था, यानी सबसे पुराना शहर की बात करें तो ये हड़प्पा ही शहर था जो सबसे पुराना शहर था जिसको खोजा गया था भारत में। ये हड़प्पा भारत में उस समय पड़ता था। 1921 में जब खोजा गया तो ये भारत में ही था। तो आगे देखते हैं भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। देखिए चांदी की उपलब्धता यानी पहले तो ऐसे कहे तो सिंधु घाटी के लोग लोहा से अपरिचित थे, लेकिन कुछ ऐसे द्रव्य हैं जैसे तांबा है, चांदी है, ये लोग उन लोगों के पास ये सब उन लोगों के पास था। ये सब वो लोग इसका उपयोग करते थे। और ये चांदी का उपलब्धता का साक्ष्य हमको हड़प्पा सभ्यता से मिला, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से ही हम चांदी के सिक्के कुछ प्राप्त किए थे। कहता है मांडा किस नदी पर स्थित था। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल करता है इसमें, क्योंकि ये मांडा जो है ना ये सबसे उत्तरी सीमा है सिंधु घाटी सभ्यता का। मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में जो बताया है उसमें मैंने यही बताया है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था वो आपको पता है वो किस तरह से था। ये ऐसे करके ऐसे था, और ऊपर सबसे ऊपर यहाँ पर देख रहे हैं उत्तर में मांदा था, और सबसे नीचे यहाँ पर दैमताबाद, बीच में आलमगीरपुर जो यूपी का क्षेत्र है, और इधर सुतका का गेंडोर था। तो इसको आप ध्यान देंगे कि मांडा किस नदी के किनारे था, तो ये चिनाब नदी के किनारे मांडा था। इसको याद रखिएगा। अगला है हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपर किस नदी पर स्थित था। अब ये भी क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस समय जो लोग निवास करते थे वो अधिकतर बड़े बड़े शहर भी जो थे वो नदी के किनारे ही अवस्थित हुआ करते थे, क्योंकि उन लोगों को जब पानी की ज़रूरत पड़ती थी तो वो लोग आसानी से नदी से पानी का उपयोग कर पाते थे। तो ये एक जगह है जिसका नाम है रोपर, अभी पंजाब में पड़ता है ये। तो ये रोपर जो है पंजाब में, ये सतलज नदी के किनारे थे। उस समय सतलज नदी के किनारे हुआ पड़ता था। और इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल ये भी है कि रोपर पंजाब में भी है। और आगे देखते हैं हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है। जल प्रबंधन का पता
मतलब ये हुआ कि जल के बारे में, यानी कि जल को सही ढंग से कैसे उपयोग करना है। अगर ख़राब जल है तो उसको नाली के माध्यम से कैसे बाहर निकालना है, उसको नाली कैसा बना होना चाहिए, वो नाली किस तरह से जो बनेगा नाली, एक छोटा नाली बड़े नाली से मिलेगा और बड़ा नाली एक नदी से जाकर मिलेगी। तो ये जल का प्रबंध जो है ना, प्रबंधन हमको धौलावीरा से मिलता है। धौलावीरा से ही हमको ऐसा पता चलता है कि वहाँ जो नाली बनाए गए थे, नाली जो बनाई गई थी वो बहुत अच्छी कारीगरी ढंग से बनाई गई थी। और नाली का विशेषता ये था कि ये नाली जब रोड के यानी रोड है ये, अगर इसको हम रोड ले लें तो इसको कात में, मतलब जस्ट साइड में ही ये नाली का बना हुआ करता था, जो अभी के समय में है। और ये नाली कहीं बड़ी नाली से जाकर मिलती थी, कहीं बड़ी नाली से जाकर मिलती थी, बड़ी नाली कहीं कोई नदी में जाकर के मिलते थे। तो ये ऐसे प्रबंध थे धौलावीरा में। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन ये है, सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन पर किस रंग का प्रयोग करते थे। अब एक यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि सिंधु सभ्यता के लोग के मिट्टी के जो बर्तन थे वो किस रंग के थे, और उस मिट्टी के बर्तन पे वो किस रंग का उपयोग करते थे। तो ये उनका मिट्टी का रंग जो था ना, काला था, यानी कि काला मिट्टी था, और काले मिट्टी पर वो लाल रंग का उपयोग करते थे। तो अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। जब बर्तन पूछे तो बर्तन काला रंग का था, और उस काले रंग पर किस रंग का प्रयोग होता था, तो लाल रंग का प्रयोग होता था। ठीक है, आगे क्वेश्चन हमारा ये है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी। देखिए, ऐसे पहले भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें हम कांस्य युग के बारे में बात किए थे। तो ये कांस्य युग और आदि ऐतिहासिक युग, ये दोनों एक ही है। अगर जैसे हम बात करें, अभी 2021 चल रहा है, तो 2021 चल रहा है तो हम ऐसे बोलेंगे कि पूरे भारत में अभी हमारे 2021 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, यानी कि मोदी काल चल रहा है। और ऐसे भी बोल सकते हैं 2021 चल रहा है, तो ये दोनों बात इक्वल होगी। ऐसे भी बोल सकते हैं कोरोना काल चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये तीनों तो एक ही समय को डिनोट कर रहा है। उसी प्रकार से ये आदि ऐतिहासिक युग जो है ना, और कांस्य युग, और ऐसे इसको बोल सकते हैं ताम्र युग, ये सब एक ही युग थे। यानी कि ये सब अलग अलग युग नहीं थे, एक ही युग थे। आगे बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता, चलिए ये अगला ये है टर्म, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में जिन दो भारतीय लोग के नाम जुड़े थे वो कौन थे। अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की हम थोड़ी सी इसमें डिस्कस कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जब खोज की बात करेगी तो 1921 में दयाराम साहनी और 1922 में रखेलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी, और ये दोनों भारतीय थे। पहले ऐसे ये दोनों भारतीय थे, जो दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की और 1922 में रखेलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर यही है। और ये एक और क्वेश्चन यहाँ बनता है, किसके नेतृत्व में ये खोज किए थे। तो याद रखिएगा सर जॉन मार्शल, ये ऐसे हम लिख देते हैं यहाँ पर, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में ये दोनों खोज किए हुए थे। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, क्योंकि वही आदेश दिए थे कि इसको खोज करना है, और इस खोज को जो है ना पूरा किए हुए थे कौन, दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी, जिसको रखेलदास बनर्जी बोलते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी। यहाँ के जो फसल थे ना, अक्सर यहाँ के फसल में चावल बहुत कम मात्रा में उगाए जाते थे, ज़्यादा गेहूं की ही खेती हुआ करती थी, क्योंकि आपको पता है चावल के लिए अधिक पानी की ज़रूरत पड़ती थी। तो ये पानी कहीं नदी में हुआ करता था, तो नदी से पानी ले जाने में बहुत कठिनाई हुआ करती थी। तो वो लोग ज़्यादा गेहूं और जौ की ही खेती पर ध्यान देते थे, वो इसी का खेती ज़्यादा करते थे। हाँ, थोड़ा मोड़ा ऐसा जगह था जहाँ पे पानी पहुँच जाता या बारिश हो जाती तो चावल की भी खेती होती थी। अब एक और यहाँ पर बात आ रही है, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है।
अब ये रंगपुर की बात करें तो रंगपुर हमारा सौराष्ट्र में पड़ता है, और ये सौराष्ट्र की बात करें तो ये हमारा गुजरात में पड़ता है। ये सौराष्ट्र हमारा कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो ये गुजरात का सौराष्ट्र है, और इस सौराष्ट्र को ही हम रंगपुर सभ्यता जानते हैं। सभ्यता रंगपुर कहाँ है? तो कहाँ है? ये गुजरात में, यानी कि सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र, ऐसे हम बात करें भारत की मैप की, तो इस तरह से हमारा जो भारत के मैप बनते हैं इस तरह से, तो ये हमारा सौराष्ट्र की बात होती है। तो ये सौराष्ट्र हमारा यहाँ पर पड़ता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये तो इधर पाकिस्तान वाला एरिया है इधर, और इधर सागर आ जा रहा है, समुद्र, लेकिन यहाँ पर सौराष्ट्र पड़ता है। चलिए आगे है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई? अब देखिए यही क्वेश्चन बात को मैंने ऊपर बोला है, और इसकी खुदाई कौन कराए थे? सर जॉन मार्शल। ये इन्हीं के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में ये दोनों आदमी खोजने निकले, लेकिन दयाराम साहनी को 1921 ईस्वी में ही सफलता मिल गई, और अखिलदास बनर्जी को 1922 ईस्वी में सफलता मिले। और आगे हमारा क्वेश्चन ये है, देख सकते हैं यहाँ पर, सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास रखते थे? अब ये देवता पे विश्वास रखने वाली बात है, तो हम आपको बता देते हैं। ये लोग उस समय कोई भी देवता को पूजा नहीं करते थे। हाँ, तो और पूजा इसलिए नहीं करते थे क्योंकि उनको ये पता ही नहीं था कि अगर कोई भगवान है तो किस तरह से हैं, हम उनको कैसे जाने। तो वो लोग एक ही देवता को पूजा करते थे, मातृशक्ति। यानी मातृशक्ति कहने का मतलब हो गया कि आप जिसको बोल सकते हैं भूमि जिसको बोल सकते हैं, धरती बोल सकते हैं, क्योंकि वो लोग ये समझते थे कि हमें जब खाना की ज़रूरत पड़ती है तो हम धरती से ही लेते हैं, यानी धरती पर ही उगाते हैं। तो ये हमारे जीवन के जो है ना जीने का आधार खाना मुझको धरती माता ही देती है। तो वो लोग धरती की ही पूजा करते थे, यानी मातृशक्ति की ही पूजा करते थे। आगे है हड़प्पा सभ्यता में मोहरों किससे बनी थी? ये सेलखड़ी से बनी थी। सेलखड़ी एक आप ऐसे बोल सकते हैं मिट्टी होती थी, और पकी हुई मिट्टी होती थी, जिसको हम सेलखड़ी बोलते थे, और इसी से मोहर का निर्माण किया जाता था। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि जो मैं बता रहा हूँ ये कहीं न कहीं हर साल एग्ज़ाम में बार बार किसी न किसी रूप में पूछ ही लेता है। आपको हो सकता है ऑब्जेक्टिव का सेक्शन तो बड़ा कर दिया है, तो ऑब्जेक्टिव में डाल सकता है, सब्जेक्टिव में भी डाल सकता है। तो सब्जेक्टिव में आपको लिखना होगा, तो लिखना कैसे होगा, हम सब्जेक्टिव का सेशन लाएंगे, उसमें आपको हम बताएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? अब देखिए यही कांस्य एक ऐसा मूर्ति था जिससे हम यहाँ पर हम जानते हैं इसको कांस्य युग हमको जानने का मतलब यही था, कांस्य, क्योंकि ये लोग कांस्य के बारे में भी, यानी कि कांस्य एक धातु होता है, इसके बारे में जानते थे। तो ये नृत्य करती एक मूर्ति मिली थी कांस्य की, जो मोहनजोदड़ो से ही मिली थी। आपको बता दें कि ये मूर्ति जब मिली थी तो एक नृत्य करती हुई, कहने का मतलब वो आप बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं अभी की भाषा में जैसे नाचना बोलते हैं ना, तो नाचती हुई मूर्ति मिली हुई थी। और किसकी मिली हुई थी? नर्तकी की, यानी कि स्त्री की मूर्ति मिली थी। ठीक है, आगे है मोहनजोदड़ो को इस समय कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है बता दिए, सिंध पाकिस्तान में, हम पहले ही बताए हैं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा ये दोनों जो है ना सिंध प्रांत में पाकिस्तान में स्थित है। आगे क्वेश्चन है हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? ये बता दें आपको हम, ये हड़प्पा वासी ने सबसे पहले तांबे का उपयोग किया हुआ था। ये लोग, एक और क्वेश्चन यहाँ बनता है कि ये कौन हड़प्पा लोग किस धातु के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे? तो वो था लोहा, जिसको हम बोलते हैं आयरन। लोहा एक ऐसा धातु था जिसके बारे में ये लोग नहीं जानते थे, लेकिन तांबा का सर्वप्रथम उपयोग ये लोग किए थे। तांबा का ही सर्वप्रथम उपयोग ये लोग किए हुए थे। चलिए आगे क्वेश्चन मेरा ये है, स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के
युग के स्थानों की खोज सबसे अधिक किस राज्य में हुई। अब ये स्वतंत्रता की बात आती है तो हमारे दिमाग में एक ऐसा बात आता है 1947, यानी 1947 की बात आती है। 15 अगस्त 1947 को तो हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो स्वतंत्रता के बाद जब जगह की खुदाई होनी शुरू हुई, और अभी तक तो खुदाई जारी ही है, कोई ना कोई ऐसे अवशेष मिल ही रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो अवशेष हमको मिला है ना, गुजरात से मिला है। गुजरात एक ऐसा जगह है जो हमारे भारत में पड़ता है। स्वतंत्रता के बाद आप जानते हैं कि पाकिस्तान अलग हो गया और हमारा भारत पाकिस्तान से अलग हो गया था। तो पाकिस्तान को अलग होने के बाद मेरा भारत एक जगह ऐसा है, यानी गुजरात है, जिसमें सबसे ज़्यादा हड़प्पा के युग के होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे ये क्वेश्चन आ ही गया, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे, तो वो लोहे से परिचित नहीं थे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम 5 स्टार देना चाहते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसके हर साल किसी न किसी रूप में पूछ ही लेता है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में तो हमेशा ही पूछता है। चलिए आगे है हड़प्पा। हाँ, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो आपको हम बताए थे ये हड़प्पा की सभ्यता ताम्र युग की भी सभ्यता थी। इसको हम ताम्र युग भी बोल सकते हैं, इसको हम कांस्य युग भी बोल सकते हैं, इसको हम कांस्य युग भी बोल सकते हैं, और इसको एक और नाम है, इसको आद्य ऐतिहासिक युग भी बोल सकते हैं। ये सारे एक ही समय के नाम है, एक ही युग के नाम है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अगला है हड़प्पा। हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगन किस राज्य में है। तो ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, राजस्थान में है, जहाँ से हमको ईंट के अंकलित मतलब ईंट पर अंकलित किए हुए, मतलब अंकलित कहने का मतलब कि उस पर कलाकारी किए हुए ईंट प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से, जो राजस्थान में है। वहाँ से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, यानी हल के साक्ष्य मिले हैं। अगला है यहाँ पर देखिए, हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है। ये सिंध का बाग मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। सिंध तो ऐसे बता दिए हैं हम आपको कि पाकिस्तान में है, और इसको सिंध का बाग कहने का मतलब ये इसमें सारी व्यवस्था यहाँ थी। बाग बगीचा का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हमको सुंदर वातावरण मिले। तो ये मोहनजोदड़ो ऐसा जगह था। भले इसको मृतकों का टीला बोलते थे, लेकिन ये एक ऐसा जगह था जिसको सिंध का बाग कहा जाता था। तो इसको याद रखने की बात है, क्योंकि वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। आगे मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो ये मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। जस्ट इसके नीचे हम इसके बारे में बातचीत किए हैं, ऊपर किए हैं बातचीत। ये मृतकों का टीला हम मोहनजोदड़ो को बोलते हैं। आगे है हड़प्पा के वासी घर एवं नगरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाते थे। तो ये ग्रिड पद्धति जिसको बोलते हैं, ये ग्रिड पद्धति का कहने का मतलब ये है कि ये लोग जब भी घर बनाते थे ये तो समकोण पर बनाते थे। इसी को ग्रिड पद्धति बोलते हैं। ग्रिड पद्धति इसी को बोलते हैं। जब भी घर बनाते थे तो ये समकोण पर बनाते थे, यानी कि इनका जो भी कमरा होता था एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और ये लोग का जो घर बनता था उसी को हम ग्रिड पद्धति कहते हैं। यानी ग्रिड पद्धति का मतलब ही है कि कोई भी चीज़ को हमको समकोण पर काट के बनाना। चलिए आगे ये है प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता। जिसको सिंधु इंडस सिविलाइजेशन का काल कब से कब तक था। तो इसके काल के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन अगर लगभग में अगर आपको इस टाइप से भी अगर ऑप्शन आ जाए 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा वर्ष पूर्व तक, तो ऐसे आंसर को भी मार सकते हैं। लेकिन देखिए 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक, ये पूर्व लगा हुआ है। आप ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन में ईसा पूर्व होगा, यानी कि ऑप्शन में जब भी होगा तो इस फॉर्म में हो सकता है 2500 ईसा पूर्व होगा,
या नहीं तो ईस पूर्व होगा, ईसवी पूर्व होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। कहता है प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता था। भाई ये नगरीय सभ्यता थी, इसको प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, इसको नगरीय सभ्यता कहा जाता था। आगे है प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे बसी हुई थी। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना, सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे बसी थी। सिंधु नदी के बारे में हम थोड़ी बात करें तो ये अभी पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन पहले जो हम मैप बनाए थे ये गुजरात वाले एरिया है और इधर पाकिस्तान वाले है इधर। तो यहाँ से सिंधु नदी बहती है, इस जगह से सिंधु नदी बहती है। ये वाली जो आपकी है वो सिंधु नदी है और इसी के आसपास में ये जगह सब बसा हुआ करता था। और इसी के सहायक नदी का मतलब हो गया जो इससे छूटा हुआ है, इससे छोटा नदी है, इससे निकला हुआ है, या कोई बाहर का नदी इससे आकर मिला हुआ है, उसी का इसको सहायक नदी बोलते हैं। तो वो सहायक मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे वो इसी सब के नदी के किनारे और सहायक नदी के किनारे बसे हुए थे। आगे है प्राचीन हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे स्थित था। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, इसको हम वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोलेंगे, इसको 3 स्टार देंगे। और ये क्वेश्चन था हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे स्थित था। तो ये याद रखिए रावी नदी के किनारे 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। प्राचीन हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे है, तो ये रावी नदी के किनारे है। आगे है प्राचीन हड़प्पावासी कहाँ के मूल निवासी थे। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन में से है। और मैंने इस तरह से क्वेश्चन इसलिए लिया है ताकि अगर बिहार बोर्ड थोड़ा टफ भी पूछ ले आपसे तो आप घबराइएगा नहीं, आप जानते रहिएगा तो उसका आंसर कर दीजिएगा। तो ये फिनिशिया एक जगह पड़ता है जिसको अफ़गानिस्तान के मतलब बाद वाले क्षेत्र हैं उसको फिनिशिया बोलते हैं। फिनिशिया, उस फिनिशिया को ऐसे हम जानते हैं कि उनके जो मूल निवासी थे, हड़प्पा सभ्यता के मूल निवासी, वो फिनिशिया से ही आए थे, क्योंकि वहाँ के शासक इनको मारकर इधर भेज दिया था। मारपीट करने के बाद ये लोग इधर आ गए थे। चलिए आगे है, फिनिशिया वाला तो पर देख लिए हैं। आगे है यहाँ पर कि प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का प्रधान बंदरगाह कौन था। अब ये प्रधान बंदरगाह का मतलब ये हुआ महान बंदरगाह, यानी महान का मतलब हो गया बड़ा, यानी कि सबसे बड़ा बंदरगाह कौन था। तो ये लोथल जो गुजरात में पड़ता है, ये लोथल बंदरगाह ही सबसे बड़ा बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन है प्राचीन सिंधुवासी किसकी उपासना करते थे। तो आपको हम बता दिए हैं मातृ देवी और शिवलिंग की। शिवलिंग के साक्ष्य हमको वहाँ से मिले हैं, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग भोले शंकर को, क्योंकि देवों को देव महादेव भोले शंकर को पूजा करते थे यहाँ पर। और मातृ देवी तो हम बता ही दिए हैं किस कारण से ये लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, क्योंकि इनको खाने का जो सामान यानी कि अन्न जो मिलता था वो धरती से ही उपजाते थे, इसलिए धरती को ये लोग मातृ देवी कहते थे। आगे क्वेश्चन है प्राचीन सिंधुवासी किस पशु की पवित्रता मानते थे। ये सांड को पवित्रता मानते थे। ये प्राचीन सिंधुवासी सांड को जो है ना पवित्र मानते थे। एक सींग वाला गेंडा इनके प्रमुख पवित्र पशु में से एक है। अगला है हड़प्पा प्राचीन हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किन पशुओं का चित्रण किया गया है। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि मैं इस तरह से क्वेश्चन इसलिए लिया हूँ कि आपको सब्जेक्टिव में भी इस तरह से क्वेश्चन आए, और जब मैं सब्जेक्टिव का सेशन लाऊँ तो आप लोग घबराए नहीं, उसको आराम से समझ लेंगे। अगर एक वन लाइनर क्वेश्चन को अगर आप समझ रहे हैं तो जब मैं सब्जेक्टिव लाऊंगा तो इससे और बेहतर में आप समझ पाइएगा। और उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव का एक सेशन लाऊंगा लास्ट में,
इस ख़त्म करने के बाद, अब ये वन लाइनर और सब्जेक्टिव दोनों ख़त्म करने के बाद, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ वही मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, ऑब्जेक्टिव का सेशन होगा जिसमें आपको फाइनल हम इस चैप्टर से सेशन लेंगे जो कि आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल आने की संभावना रहेगी। तो इत्मीनान से पढ़िए, टेंशन नहीं लीजिए, इत्मीनान से आप वीडियो देखते जाइए। जहाँ दिक्कत हो हमको कमेंट करके बताइए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन है लेकिन हो सकता है सब्जेक्टिव में पूछ दे। तो पशुओं का चित्रण जो मिला है उसमें सबसे पहले हाथी, बाघ, हिरन, गेंडा और भैंस आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि 5 पशुओं का क्या मिला है हमको, क्या मिला है, उसका कलाकृति मिला है, यानी कि मुद्राओं पर, ठीक है, कलाकृति मिला है, ठीक है। एक मुद्रा पर इतने पशु के कलाकृति मिले हैं। आगे, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता के प्रमुख अंतर क्या है। अब आपको हम बताते हैं। ये वैदिक सभ्यता भी आपको थोड़ी पढ़नी होगी उसमें। तो उसका अंतर ये है कि पहली नगरीय थी, दूसरी ग्रामीण थी, यानी कि नगरीय के बात हम करते, जैसे ही नगरीय के बात ले तो ये शहरी थी। तो ग्रामीण तो आप जानते हैं गांव वाले एरिया, तो शहरी कौन थी, ये सिंधु सभ्यता, और ग्रामीण कौन थी, ये वैदिक सभ्यता जो थी ना, ये ग्रामीण सभ्यता थी। यही सबसे बड़ा अंतर है। चलिए आगे क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का कोठार अनाज संग्रह, जिसको आप बोल सकते हैं कि पहले अभी भी जो लोग, जिन लोगों के पास बड़े बड़े खेत हैं, जो लोग किसानी का खेती करते हैं, उनके पास बड़े बड़े कोठा हुआ करता है। कोठा जिसको हम बोलते हैं जिसमें अनाज रखाया जाता है, ऊपर से अनाज पूरा रखाया जाता है, कोठा ऐसे होता है, तो वो कोठा उसको बोलते हैं। तो ये कोठा ही अब जो थे ये मोहनजोदड़ो से हमको मिले हैं। अगला हमारा है, सिंधु घाटी के अवशेष प्राप्त लोगों का प्रमुख धंधा क्या था। अब ये कृषि भी करते थे, धंधा इनके पास कोई और नहीं था। ये जो बचे हुए लोग हुआ करते थे वो कृषि भी करते थे, और व्यापार तो इनका प्रमुख मतलब पेशा था, क्योंकि ये व्यापार के सहारे ही जीविका का पालन करते थे। चलिए अगला है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है। बालकोट नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव वाले सेशन में आएगा तो आप ज़्यादा समझ लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, हड़प्पा लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी। तो आपको हम बताए हैं ये लोहा के बारे में नहीं जानते थे। अगला देखिए, अगला हमारा यहाँ पर है, किसके प्रमाण मिलने के कारण से सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता कहा जाता है। आर्य पूर्व सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लोग बर्तन मिले यहाँ से, क्योंकि यहाँ के बर्तन में और आर्य के बर्तन में बेसिक अंतर थे। आर्य उसको बोलते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वाले समय के जो लोग हुआ करते थे उसको आर्य बोलते हैं। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद ही आर्य लोग। तो पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे ना, बर्तन जो यूज करते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, तो उसमें कोई ख़ास कारीगरी नहीं करते थे। क्योंकि अभी जैसे हम बात करें तो कुकर को हम लेके चले तो कुकर ऐसा है कि जिसके पास कुकर होगा उसमें गैस का बात होगा, यानी कि वो गैस पर खाना बना सकते हैं, आप उसको चूल्हा पर बना सकते हैं। लेकिन कुछ आने वाले समय में एक ऐसा होगा, जो भी कुकर होगा वो हम सूर्य की रोशनी से या बिजली से, अभी भी बनता है तो खाना बना लेंगे। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि पहले जो थे वो कुकर पे गैस पे बनता था आग के सहारा से, अब बिजली के सहारा से बन रहा है। तो इसका बेसिक फ़र्क ये था कि जो बर्तन बनाए गए थे उसमें कोई कलाकारी नहीं था इन लोगों का। सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत कम कलाकारी करते थे, लेकिन आर्य लोग ऐसे थे जब भी बर्तन बनाते थे तो उसमें बहुत अच्छा चित्रित किया करते थे, उसमें कलाकारी करते थे, जिससे हमको पता चलता है कि वो लोग का जो बर्तन था उससे हमको आगे और पीछे होने का पता चलता है। यानी कि आगे आर्य और पीछे सिंधु घाटी सभ्यता। पीछे कहने का मतलब बहुत पीछे, उनसे पहले आए थे।
अगला है प्राचीन भारत में सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था। प्राचीन भारत में सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया, तो हम आपको बताए थे 1921 में दयाराम साहनी इसको खोजने में सफल हुए थे, जिसका नाम हड़प्पा है। ये रावी नदी के किनारे है। अगला है मेरा, प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था। पतन कहने का मतलब ये हो गया जहाँ पे जहाज रुकता है, जहाँ पे आयात निर्यात के काम होते हैं जल मार्ग से। तो ये कौन था आपको पता है, लोथल ही था। आपको गुजरात वाले एरिया में लोथल पड़ता है, जो भारत में भी है, वो लोथल ही था। आगे है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में, ये तो हम बता दिए हैं राजस्थान में है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ विस्तृत था। तो ये विस्तार आपको हम बता देते हैं थोड़ी, आपको तो लमसम मैप पर हम आपको समझा ही दिए थे। इधर जम्मू कश्मीर, इधर दमताबाद, इधर यूपी और इधर सुतका गंडोर। तो ये त्रिभुजाकार में इसका विस्तार था। फिर भी देख लेते हैं, ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, उसके बाद हाँ, तो ये आप ऐसे समझ लीजिए कि पंजाब तो ये बीच वाला एरिया है, ये राजस्थान वाला एरिया है, यहाँ पे जो गुजरात है ये वाला एरिया है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश यहाँ वाला एरिया है, और हरियाणा भी पंजाबे के पास है। सिंध जो क्षेत्र है, सिंध क्षेत्र ये वाला एरिया पूरा है। और बलूचिस्तान जिसको इस सुतका गंडोर बोलते हैं, यहाँ पर है बलूचिस्तान। तो ये पूरा एरिया है। तो अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन आए तो आप आराम से बना लीजिएगा। कहता है अगला, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्ग में विभक्त था। अब यहाँ के जो वर्ग थे उसके बारे में भी थोड़ा हमको पढ़ना है। वर्ग कहने का मतलब ये लोग जो इन लोगों के पास जाति थी, जैसे में हम लोगों के पास यहाँ जाति है, डॉक्टर है, तो कोई इंजीनियर है, तो कोई मास्टर है, यानी कि कोई टीचर है। तो ये लोग का जो वर्ग था वो किस चीज़ में विभक्त था, इसको देख लीजिए। पहले तो विद्वान लोग थे जो पूजा पाठ कराते थे, जिसको पंडित लोग बोलते हो आप। अभी योद्धा लोग थे जो युद्ध करते थे, योद्धा लोग जिसको सैनिक बोलते हो, आर्मी, वो लोग थे। अब व्यापारी लोग वो थे जो बिजनेस करते थे। और ये श्रमिक हुए थे जो मजदूरी करते थे। ये श्रमिक में आप कृषि मतलब किसान को भी शामिल करेंगे और मजदूर को भी शामिल करेंगे। तो आप समझ लिए 4 वर्ग में विभक्त थे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा कालीन की समाज कितने वर्ग में विभक्त थे, तो आप याद रखिएगा कि 4 वर्ग में विभक्त थे। कौन कौन, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग में। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हम इसको पिछले वाले वीडियो में भी बता चुके हैं। ये हड़प्पा काल के जो है ना आकार वो त्रिभुजाकार थे, ये त्रिभुजाकार थे। यानी कि जब हम इसकी बात करें तो ये त्रिभुजाकार, ऊपर हमारे पास जम्मू कश्मीर में मांदा जगह था, बीच में हमारा क्या है आलमगीरपुर था, और नीचे दमताबाद, और सबसे इधर बलूचिस्तान में हमारा सुतका गंडोर। तो ये सुतका गंडोर इधर सिंध प्रांत में, बलूचिस्तान में इधर मांदा, इधर आलमगीरपुर और इधर दमताबाद। तो ये तीनों को जब हम मिलाते हैं एक साथ तो ये त्रिभुजाकार रूप धारण कर लेता है। सॉरी, तो आप इसको ऐसे ही समझे कि ये त्रिभुजाकार था। अरे क्या हो गया भाई, चलिए आगे। करा प्राचीन इतिहास में सैंधव सभ्यता की ईंट अलंकरण किस स्थान से मिला है। तो ये आपको बता दिए हैं, ईंट का अंकरण और जोते हुए खेत का साक्ष्य राजस्थान से मिला है। आगे चलिए, यहाँ पर है सिंध सभ्यता के लोगों का मेन ऑपरेशन यानी प्रमुख व्यवसाय क्या था। तो ये व्यवसाय था, व्यापार था। इनका प्रमुख जो व्यवसाय था वो व्यापार था। ये लोग क्या करते थे, बिजनेस करते थे। ये लोग ज़्यादा बिजनेस करते थे, ये लोग व्यापार करते थे।
व्यापार पर ज़्यादा ध्यान देते थे। चलिए आगे है, प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? आपको हम बता दिए हैं, ये नगरीय सभ्यता थी और यहाँ पर ईंट का प्रयोग हुआ करता था, ईंट से घर बनाया जाता था। अगला है संदर्भवासी यानी कि हड़प्पावासी लोग किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ये कॉटन यानी कि बोल सकते हैं आप इसको कपास के उत्पादन में सर्वाधिक अधिक थे। चलिए आगे है, हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता था? टेराकोटा, मिट्टी के बर्तन जिसको बोलते हैं, मिट्टी, पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा बोलते हैं। चलिए आगे है, सिंधु सभ्यता का शाब्दिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता है, शाब्दिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। चलिए आगे क्या है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? 1921 में हुई थी। अगला है हमारे, थोड़ा जल्दी इसलिए ले रहे हैं कि ये सब क्वेश्चन हो गया है, हम थोड़ा रिपीट कर दे रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग सामाजिक प्रति उचित क्या थे? ये समाज की प्रति क्या थी? तो उचित समाजवाद थे ये लोग। ये लमसम ये क्वेश्चन हो ही गया है आप लोगों को। चलिए तो हम आपको उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे और इस तरह से हम आपको चैप्टर बाय चैप्टर को डिस्कस करेंगे। और एक बात और दोस्तों कि इस वन लाइनर के बाद मैं सब्जेक्टिव का सेशन लेकर आ रहा हूँ। वो सब्जेक्टिव का सेशन ये इसी चैप्टर का होगा जिसमें आपको सारी बातों को एक साथ बता दिया जाएगा। उसके बाद फाइनल हम ऑब्जेक्टिव का सेशन लाएँ, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में जो ऑब्जेक्टिव का भी बहुत बड़ा रोल है, जितना सब्जेक्टिव है उतना ऑब्जेक्टिव है, तो दोनों इक्वल है। तो दोनों के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इस थोड़ी मेहनत के लिए थोड़ा आप लोगों का अभी भी सपोर्ट मुझे चाहिए। हम जितना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए थोड़ी सपोर्ट और मिल जाए तो हम और अच्छा ढंग से आप लोगों को सपोर्ट करेंगे, आप लोगों को बताएंगे। आप लोगों को मेरा कुछ नहीं करना है, थोड़ी इसको सब्सक्राइब करनी है, सब्सक्राइबर थोड़ी बढ़ानी है। तो इसके लिए आप खुद सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ आप फ्रेंड को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। जो लोग आपके फ्रेंड हैं उनको भी बोलिए कि सब्सक्राइब करने के लिए। ये चैनल नया है और इस चैनल में हम आप लोगों को बिल्कुल नॉर्मल ढंग से पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि अभी का जो माहौल चल रहा है लॉकडाउन में, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक बिल्कुल पढ़े ही नहीं। किताब तो ले लिए हैं, यानी सब्जेक्ट ले लिए हैं, लेकिन आप वो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं। तो उन लोगों के लिए है ख़ास करके, और सपोर्ट आप लोगों का रहा तो बहुत अच्छा रैंक पर हम रहेंगे। और आप लोगों के सहयोग से हम अगला वीडियो भी बहुत मज़ेदार बना कर आएंगे। चलिए, कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।